नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का है और इसका टाइटल है इंडियन यूथ अर्निंग मोर डॉलर्स सेज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं अभी कहीं खबर पढ़ रहा था कि जो रेमिटेंस है, जो हर साल का डेटा आता है, उसमें शायद इंडिया ने कमाल कर दिया है। 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रेमिटेंस जो है वो भारत आया है। मतलब जो लोग बाहर भारतवासी काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ भारत में पैसे भेजते हैं, जो रेमिटेंस आती है वो 110 बिलियन डॉलर से भी आगे चला गया है इस साल। और ये कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड बन गया है जी, और ऐसा है तो बड़ी अच्छी खबर है। अब यहाँ पे खबर आ रही है कि जो भारत के युवा हैं वो ज्यादा डॉलर कमा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है। तो लेट्स सी भाई, क्योंकि देखिए अब हम भी डॉलर में ही कमा रहे हैं भाई। हम यूट्यूबर हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में हम डॉलर ही लेके आ रहे हैं। और ऐसे हम मेरे जैसे लाखों यूट्यूबर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी रेशन आज हम बात करेंगे उन परदेशियों की जो कि मुल्क छोड़कर बैरूनी मुल्क जाते हैं अच्छा रोजगार कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों की और ख़ानदान की अच्छी परवरिश के लिए। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स कुछ कहते हैं, ऐसे बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज पाया गया है। अगर हम 2024 के मुताबिक देखें तो 2023 की निस्बत 30 मिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनके रेमिटेंसेस जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रही है और इस टाइम जो है वो 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर का भी जो यूथ है वो मुल्क से बाहर जा रहा है रोज़गार के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, और वहाँ जो वो जॉब करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो पैसा वो अपने मुल्क, अपने फैमिली में भेजते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की यूथ मौजूद है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि यहाँ की जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। वो अपना मुस्तकबिल मुल्क के साथ रह के नहीं बनाना चाहते और बहुत तेजी से जो है लोग यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान को खैराबाद कहते हैं। वजह यह है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं। आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के बढ़ रहे और पाकिस्तान में जो लोग जा रहे हैं उतने पैसे नहीं आ रहे हैं। यहाँ से जो लोग चले गए वो अब अपने फैमिलीज भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो जो पैसा पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था, वो चूँकि अभी अपने फैमिलीज, अपने घर वाले वो वहाँ पे शिफ्ट करे, तो वो पैसा यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो माशी हालात है, सिर्फ यूथ नहीं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का कोई मज़दूर है, मतलब हर बंदा जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। अच्छा। यहाँ पे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आपके साथ कोई स्किल्स हो। इवन कि हमारे जो यहाँ के इलीट है, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं या आर्मी में है या जजेस हैं, वो भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। जिनको भी मौके मिलते हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पहले ये लोग समझ रहे थे कि शायद वहाँ से डॉलर्स आ जाएं, अब लोग अपनी फैमिलियाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक एक सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए कि आज जो हम हालात इस मुल्क में देख रहे हैं, 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे। मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो MP MNAs बने, कोई CM बना है, और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। निगरान सेटअप आया, उसमें ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी सारे ऐसे केसेस, मुल्क रुक गया ना, मुल्क रुक गया, एक मरतबा पहिया जाम हो गया। तो जाहिर सी बात है जब मुल्क के पास है ही नहीं कुछ चलाने के लिए, ना पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, वो IMF से कर्जा ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है, या दूसरे दोस्त ममालिक से वो अपने कर्जे लेके वो मुल्क को किसी तरह रन कर रहा है, तो वो कैसे न्यू जॉब्स को ऑफर करे, जनरेट करेगा, या कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा यंग जनरेशन के लिए, या यंग जो एजुकेटेड जो डिग्री होल्डर हैं वो बाहर जा रहे हैं। और मजबूरन लोग जा रहे हैं। मजबूरन जो लोग जा रहे हैं जिनके पास कुछ ज़मीन है, कुछ सेविंग्स हैं पेरेंट्स के, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, या कुछ जो गांव के लोग हैं जो हमारी तरह के बैकवर्ड एरियाज से हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, वही बेच के बाहर जाते हैं, वीज़ा लेते हैं, बाहर जाते हैं। भाई हम कुछ कमा के या घर वालों को पैसे भेजते हैं या फिर फैमिली को वहाँ शिफ्ट और करते फिर बाहर जाके पता चलता है कि इधर हालात और भी ख़राब है। हमारे यहाँ पे मतलब कि दोस्त जो गए हैं, हमारे सीनियर्स जो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो यहाँ पे MPhil की डिग्रीज करके, BBA में इस तरह करके, मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, पेट्रोल बेड़ा ही गर्क हो गया। कार वाश की जॉब्स मिल रही हैं।
या उनको जैसे वेटर्स की होटल्स में स्वीपर्स इस तरह मतलब अपने डिग्री के मेयार की जॉब नहीं है। डिग्री के मेयार की, वो सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं भी हाँ वहाँ डॉलर्स में है, वहाँ चंद सौ डॉलर्स के लिए वो डॉलर्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं भी यहाँ पे कितने हज़ार में वो हो रहा है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया की तालीम अच्छी है तो वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। और वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिया इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना उसका। अगर आप पाकिस्तान के किसी एमबीए बंदे से या पाकिस्तान के किसी मैं कहूं आईटी कोर्स के बंदे से आप सेम कोर्स में भारत के बंदे से आप कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नीचे है। भारत वाले को इतनी चीजें आती हैं जितना पाकिस्तान के उस लेवल के जो डिग्री है उसके पास उस बंदे को नहीं पता उसको। तो जब आप विदेश में जाते हो, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आपका इंटरव्यू होता है तो बंदा देखेगा ना कि सामने वाला बंदा कितना कैपेबल है, उसके में कितना टैलेंट है, वो कितना जानता है। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो पढ़ाई की क्वालिटी है, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है बनस्पत भारत। तो इसलिए भारत का एक ग्रेजुएट बंदा हो और पाकिस्तान का एक ग्रेजुएट हो, जमीन आसमान का फर्क है। भारत का एमबीए किया हुआ बंदा हो और पाकिस्तान का एमबीए किया हुआ बंदा हो, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड जो है, उसका लेवल जो है, वो दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रॉब्लम होती है जॉब मिलने में आपको। तो इसलिए यहां का एमबीए बंदा किया हुआ जो भारत का है वो अच्छी जॉब पाता है और पाकिस्तान का एमबीए जॉब जाके बेचारे को कार वॉश करनी पड़ती है। मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं कह रहा हूं या सारे भारतीयों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम में यही फर्क नजर आता है। विदेश में ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो 100 में से मान लीजिए 10 ऐसे निकले जिनको अच्छी जॉब मिली, 90 वैसे काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी वैसी नहीं। भारत में 90 को बढ़िया जॉब मिलती है, 10 वाले को ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के स्टैंडर्ड, एजुकेशन के लेवल का फर्क है, गैप है जो इन दोनों देशों के बीच है। इसलिए ये प्रॉब्लम है। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें ना। कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है ना? वाह, क्या बात है। ठीक है ना, हम उनके साथ कम्युनिकेट, हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो वो लैंग्वेज जुगाड़ लगा रहे वो हैं। जुगाड़ लगा रहे होते हैं। अब बेचारों को तो 2-2 3-3 साल लैंग्वेज सीखने में ही लग जाते हैं। हाँ। आइलेट्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, हाँ। ठीक है। पहले लाखों रुपए यहाँ ज़ाया करते हैं, फिर वीज़े पे करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर भी उनको उस तरह की जॉब्स मिलती है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आपको हायर करता है ना, वो आप में स्किल देता है भी आप किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, या आप क्या सर्व कर सकते हैं उनके लिए। तो मतलब इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी। लेकिन मेरा थोड़ा सा ना इसमें डिफरेंट है मामला। डिफरेंट इन सेंस कि नहीं, कम्युनिकेशन जरूरी है, नो डाउट कम्युनिकेशन जरूरी है, और अगर आप उस देश की लैंग्वेज जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल लैंग्वेज जानना और उस काम के लिए कैपेबल होना, ये दोनों बहुत ज्यादा फर्क है। मैं भारत में कितने ऐसे इंजीनियर्स को जानता हूं जो फ्रेंच हैं या जो इजरायली हैं या जो इनफैक्ट चाइनीज हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, वो चाइनीज ही बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं, लेकिन वो यहां पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कमा भी बहुत बढ़िया रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं, उनमें वो काबिलियत है, वो जानते हैं कि काम क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, लेकिन हर देश में जाके हर देश का बंदा हर भाषा तो नहीं सीख सकता। हाँ, एक इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन मैंने जापानीज में और चाइनीज में, रशियंस में ये मैंने देखे हैं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आती ही हो, लेकिन तभी वो जाके विदेशों में काम करते हैं। इजरायली, उनको नहीं जरूरी है कि हर इजरायली को अंग्रेजी आती हो, लेकिन वो काम करते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो ये कहना कि लैंग्वेज सीख लेने से, कम्युनिकेशन करने से आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं। नौकरी तभी मिलेगी जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी उस काम को करने की। आप इंजीनियर हैं तो आप टॉप क्लास के इंजीनियर हैं, फिर चाहे आपके लैंग्वेज कोई भी हो। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप टॉप क्लास का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके आप में गजब की कैपेबिलिटी है और टैलेंट जबरदस्त है,
लैंग्वेज नहीं भी आती है चलेगा, क्योंकि आपको काम पता है। हाँ, बट लैंग्वेज होगी तो ये होगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगी, चलो लैंग्वेज भी आती है, ये चीज़ है। लैंग्वेजेस सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इशू ना है, तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं है उनके, डंडे का मसला नहीं है उनके पास। हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाया ना हाँ, तो सियासतदान वही चलाएगा। अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज़्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना। हाँ। तो वो क्यों अपना पैसा कमा के, वो जो जिस तरह भी कमा रहे हैं, कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे? चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी, चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में, ये मसला है ना। अगर पता है भी, अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पे चल रहा है ना मुल्क। अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए 1 माह बाद 2 माह बाद, तो वो क्या करेंगे? हम तो गए, वो तो कहेंगे भी हम तो गए। तो वो तो यही कोशिश करें वही सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें, जब उनके पास इतना हो जाए वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर लें। अच्छा, ये सवाल जब मेरे सामने आया, मैं सोची थी, मैंने कहा यार हम $8.8 बिलियन का लोन IMF से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान $125 बिलियन अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर, कितना बड़ा फ़र्क है? हम 25 करोड़ अवाम $8.8 बिलियन और वो 125, 135। यही तो अलमिया है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आप ये देखें भी, उन इंडिया में IT लेवल किस हद तक है, ठीक है ना। उनके जो लोग, हमारे जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या अमेज़ोन पे कोई भी जो आजकल नए आए हुए हैं उन पे जो काम करते हैं, वो सीखते हैं बस थोड़ा सा, ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं, इंडिया वालों ने इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में और उनके काम करने में तरीके में बहुत फ़र्क है। हम अभी ग्राउंड लेवल के उन किसी के अंडर है, वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोटे लेवल पे किया, मतलब एक कपड़े का काम किया किसी औरत ने किसी गांव में, तो उसने खुद अपनी वो इंडस्ट्री बनाई है, छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री। फिर जब बाहर के उसने उस इंडस्ट्री को इस तरह अलग अंदाज में पेश किया, अभी बाहर के लोग अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ इन्वेस्ट किया। हमारे में अभी वो चीज़ नहीं आ रही ना, हमारे में उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को। ठीक है, वो लोग हैं वो अपने बस खाने पीने के बस बेसिक नीड्स पे ही अभी हमारे रोटी 2 टाइम की रोटी के ऊपर ही वो गुजारा कर रहे हैं। अभी हमारे आज सुबह ये नाश्ता किया तो शाम को ये हम खा सकें और नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक नॉलेज की भूख भी हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि अगर हमें ये काम नहीं आता है तो हम उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ाई करते हैं, देखते चीज़ें। मैं इसका एग्जांपल अपने ऊपर देना चाहूँगा। मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैंने एक अपना ऑफिस लिया, इसका सेटअप करवाया। तो सेटअप में पता है क्या करवाया मैंने? किसी से कोई काम नहीं करवाया मैंने। यहाँ पे जितने सिस्टम लगे हैं उन सब का सेटअप मैंने किया। यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया है मैंने, जो जिसको लैन कहते हैं, वो लैन का सेटअप सारा मैंने किया हुआ है। नेटवर्क स्विच लगे हैं, इसका एक हमने सर्वर भी लिया है मैंने एक, तो उस सर्वर का सेटअप भी, सारे सिस्टम को कनेक्ट करना, सेंट्रलाइज करना, सारी नेटवर्किंग, सारा हार्डवेयर, सब कुछ खुद मैंने सेटअप किया है। 3 साल से मैं 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है। कैमरा मैंने सीखा, उसमें कैसे चीज़ें करते हैं वो मैंने खुद किया। मेरे पास कोई, मैंने लाइटिंग नहीं करवाई है। लाइटिंग के बारे में मैंने पढ़ाई करी, यूट्यूब पे लेसन्स देखे, जाके थ्योरी पढ़ी उसकी, फिर प्रैक्टिकल में आजमाया, करते 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 चीज़ें कर रहा हूँ मैं। सीख गया हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। अब चूंकि कंपनी खोली है तो बिजनेस भी सीखना है, तो बिजनेस के लिए अलग से थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई चल रही है मेरी, कि कंपनी को आगे ग्रो कैसे कराएंगे, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, किन किन चीज़ों की, किन किन टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत होती है इसमें, वो भी कर रहा हूं मैं। तो हम भारतीयों में एक भूख है नॉलेज की, कि अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं है तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। वैसे चाहता तो मैं सारा काम करवा सकता था, किसी ऑफिस सेटअप करवाना है, मैं लाखों रुपए खर्च करता, पूरा सेटअप बढ़िया से हो जाता। लेकिन मैंने वो लाख रुपए तो बचा लिए और अपनी नॉलेज भी बढ़ा ली। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता ना कि ये चीज ऐसे कैसे हो गई और वो कैसे हो गई, मुझे सब पता है कि नेटवर्किंग कैसे की गई है, सिस्टम कौन से लगे हैं, किसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है, कैसे सेंट्रलाइज हुआ है, सर्वर कैसे काम कर रहा है, सर्वर कैसे कनेक्टेड है, पावर बैकअप में क्या है, वायरिंग तक मैंने खुद करी है। यहाँ पे जो पावर बैकअप की वायरिंग जो होती है वो सब कुछ मैंने खुद किया है। तो
ये एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा ये है कि हम इंडियंस कम से कम ढूंढते हैं कि जो सामने प्रॉब्लम है या सामने जो सिचुएशन है उसको कैसे डील करें, उसके बारे में जाने समझें। पाकिस्तानियों में नहीं है, और ये चीज हम हर जगह लागू करते हैं। बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी किसी और से पूछने की बजाय पहले खुद सोचता है कि ये वाला करूं, नहीं हो रहा, अच्छा ये कर लूं। जब बिल्कुल थका जाएगा तब वो किसी की मदद लेगा, बाकी रास्ता अपने आप निकाल लेगा वो, चाहे किसी भी फील्ड की बात करो। तो कोशिश, हमारा अप्रोच ऐसा होता है कि अच्छा मुझे नहीं पता, चलो इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करता हूं, मैं इसके बारे में पढ़ाई करता हूं, मैं इसके बारे में नॉलेज गेन करता हूं। सियासत भी रोटी पे ही चल रही है। सियासत भी रोटी पे चल रही है। हर सियासतदान हमें यही ख्वाब देखा है कि मैं अपने दौर में रोटी सस्ती करूंगा। हालांकि जैसे आपने कहा कि इंडिया में आईटीज पे काम करे, उनके मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है जो कभी इंपोर्ट होती थी, उनके मुल्क में जंगी जहाज़ों के सामान बने, वो कहाँ तक चले गए कहाँ सर? तक वो हमसे उनके उनके मुल्क में आईफोन का अपना स्टोर है, ठीक है ना, हमारे में नहीं है, ठीक है। हमारे इधर देख लें कि हर 10 में से सर आईफोन का स्टोर ही नहीं है, आईफोन हमारे यहां मैन्युफैक्चर होता है, और आईफोन यहां से मैन्युफैक्चर करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। 12-14 बिलियन डॉलर के तो हमने आईफोन एक्सपोर्ट कर दिए सर। दुनिया के हर 7वें में से एक आईफोन मेड इन इंडिया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है शायद। और स्टोर की जब आपने बात कर ली तो वो भी आपको अपडेट दे दूं, पाकिस्तानियों को जलाना भी तो है। 2 स्टोर खुले हमारे यहां, मुंबई में और दिल्ली में, 3 और खुलने वाले हैं, पुणे में, बेंगलुरु में, और जहां मैं रहता हूं नोएडा में। क्यों? टोटल 5 स्टोर हो जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि इन 2 स्टोर्स ने जो बिजनेस किया है ना, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है बिजनेस में, सेल्स में, इसलिए 3 स्टोर और खुलेंगे। तो आने वाले कुछ साल में यहां पे 5 स्टोर हो जाएंगे, आप सोचो, एप्पल के। उसमें से 3-4 लोगों के पास तो आईफोन होगा, चाहे वो नॉन पीटी हो, लेकिन वो दिखाने के लिए हाथ में पकड़ते भैया हमारे पास ना आईफोन है, ये है, वो है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो वो है ना, वो उनका और हमारे लाइफस्टाइल चेंज है। वो जो काम करते हैं, मतलब कि उनके लिए आईफोन इस तरह मैटर नहीं करता, भी उन्होंने टिकटॉक बनानी है, उन्होंने ये करना है, वो करना है। ब्रांड मैटर नहीं ब्रांड करते। मैटर्स नहीं करते, वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे टाटा कंपनी को देख लें, नैनो को देख लें, इनकी गाड़ीज को, हमारी गाड़ीज बाहर इंपोर्ट हो रही हैं। ये सुजुकी देख लें, छोटी सी गाड़ी है, बाइक लग जाए इसका कचूमर निकल जाता है ना, और ये 50 लाख 50 लाख की है। कल्टस रक्षे जितनी गाड़ी 50 लाख 50 लाख की, 600 सीसी का इंजन है इसका। तो खुद ही आपके सामने फ़र्क है। उनके मुल्क में BMW कितनी महंगी महंगी लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, वो 30-40 लाख आराम से लग्जरी से लग्जरी। हाँ, बहुत सस्ती। हैरान होता हूँ भी देख के भी यार, आईफोन वहाँ इतने सस्ते हैं। आईफोन वहाँ पे हज़ारों में मिलते हैं, यहाँ 14 प्रो मैक्स 3,80,000 का मिल रहा है, आप ये देख और लें। पीटीए करवाने के लिए सिम एक्टिवेट 1,70,000। ओ भाई, अपने मोबाइल में सिम डालने के भी पैसे। अब तो हमें गवर्नमेंट कह रही है सूरज सिम डालने के पैसे। अभी मेरा परसों सिम में मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं अपना गया नीचे उतर के, नीचे हमारा एयरटेल का स्टोर है, मैं गया, 5 मिनट में आधार से कनेक्ट हुआ, सिम लिया, काम चालू। हमारा तो कोई पैसे नहीं लगते यार सिम एक्टिवेट कराने के। पता नहीं यार ये क्या चक्कर है पाकिस्तान में। भाई कोई पाकिस्तानी मुझे बताया भाई कि सिम एक्टिवेट कराने का क्या चक्कर है, रुपए लगते हैं? हमारे यहाँ तो कोई रुपए नहीं लगते यार सिम एक्टिवेट कराने में। अरे भुवन भाई, सिम एक्टिवेट कराने में कोई पैसा लगता है क्या? हाँ, कब? पहले कब लगता था? अच्छा, जब मतलब मोबाइल आया था तब? अबे अच्छा, 25 रुपए। ओके, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि लाखों रुपए लगते हैं, नॉन पीटीए पीटीए पता नहीं क्या है इनका लफड़ा। सूरज इस्तेमाल करने पे भी टैक्स। सूरज इस्तेमाल करने में भी टैक्स है। प्लेटें हमारी, सूरज अल्लाह ताला ने दी है, छत हमारी, और 24,000 इनको महीने। वो फेसबुक पे पोस्ट लगी हुई थी भी, जो टैक्स अदा नहीं करेगा उनके सोलर प्लेट में त्रिपाल फेंक दिया जाएगा। तो आपके सामने है ये सब। कहाँ खड़े हैं? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने, बड़ी जंगें करने, टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। हाँ। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि भी क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, 1-2 चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना,
ये देखें आप। तो जंग अच्छी बात नहीं। जंग अच्छी बात भी नहीं, फायदा मेरा तो यही ख्याल है। अभी कुछ सियासतदान जैसे ये ना, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं भी हमारा इनके बाहर के मसले चलते रहे मुल्क के, हम बीच में से कमीशन, आपको पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग आते हैं जो सियासतदान है, मतलब कि पीछे, मतलब कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन में PMLN से लाख इख्तलाफ हासिल, लेकिन उनके लीडर ने, नवाज शरीफ ने कहा भी हम हमसाया ममालिक के साथ ना ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। तो एक अच्छी बात है, तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए। अच्छे ताल्लुकात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये वो हम अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से तो हम ये बात सोच लेते हैं, बेस्ट होते हैं वहाँ पे, लेकिन हर किसी कंट्री का क्राइटेरिया अपना ही होता है। वहाँ पे वो सोचते हैं कि मतलब इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो फ़ॉरेन में भी वही सीन होगा, लेकिन वहाँ पे सीन अपोजिट ही होता है। हर कंट्री की अपनी ही डिमांड होती है, तो इसी वजह से वो इस बात से वहाँ पे जाके उनको मतलब एक लिहाज से डिसीव ही मिलता है, ताकि वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो रेमिटेंस नहीं भेज सकते। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें या दूसरे लोग जो जिनके पास पैसे होते हैं, वीज़ा लेके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मगरिब है, जो अंग्रेज़ है, पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब्स ऑफ़र करते हैं या फिर लो लेवल की जॉब्स ऑफ़र करते हैं? साफ सारी बात है, हर मतलब कंट्री की एक अपनी वो होती है, मतलब सबसे पहले वो अप्लाई जी अपने कंट्री वालों को ही करेंगे, लेकिन अच्छी जॉब्स अपने मुल्क वालों के अपने मुल्क वालों के लिए देंगे। तो हमको चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान मुल्क को ही सर्व करें। यहाँ पे ही जो भी हम अपना मतलब एक लेट्स सपोज हमने एक दरख्त उगाया है, तो हम उसका फल भी अपने मुल्क को ही देना चाहिए, ना कि वहाँ पे फ़ौरन जाके हमको देना चाहिए। इंडिया की बात कर ले, इंडिया के जो रेमिटेंसेज हैं वो बड़े इंक्रीज़, और पहले $100 बिलियन था, अब 125, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 135 बिलियन तक चले जाएंगे। मतलब इंडियंस मुल्क से बाहर रह के भी अपने मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर जो है भेज रहे हैं। उनके जो है फॉरेक्स रिजर्व के ख़जानों में बड़ी तेज़ी से जो है इजाफा देखा जा रहा है। बस मैं तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को, यूथ को भी चाहिए जो यहाँ से लोग हैं अपने मुल्क को ही सर्व करें, ना कि अदर कंट्रीज़ को देखें कि उनको रेमिटेंसेस इजाफा हो रहा है। हमको चाहिए अपने मुल्क में ही लगा कर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें और हम अपने मुल्क को ही तरक्की दें। इसी तरह कैसे करें? मुल्क में कहां से रेमिटेंसेज आएंगे? डॉलर कहां से पैदा करेंगे आप मुल्क में? मुल्क में कोई काम धंधा है? मुल्क में नौकरियां हैं? क्या बात करते हैं आप यार। लोग मर जाएं मुल्क के नाम पर, भूखों मर जाएं, नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार में घूमते रहे, डिप्रेशन में आके लटक जाएं। और हम तो भारत में रह के रेमिटेंस ला रहे हैं भाई। हम तो अपने मुल्क में हैं, अपने मुल्क में रह के हम रेमिटेंस ला रहे हैं। यूट्यूब कम्युनिटी जो है हमारी, या जो OTT जिसे कह लें आप, जो डिजिटल इंडिया आप कह रहे हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स भी है, अमेजॉन भी है, यूट्यूब भी है, ये है वो है, जो भी आप जो भी प्लेटफॉर्म कह लें, उन सब में मिला के पता है पिछले साल कितने आए हैं? करीब करीब 8 बिलियन या 9 बिलियन डॉलर्स आए हैं हमारे पास। 8-9 बिलियन डॉलर्स तो हम सिर्फ इससे OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटली कमा रहे हैं सर। जो ये इंटरटेनमेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और जो Z5 और ये वो जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हॉटस्टार, आप समझ रहे हैं हम भारत के भीतर रह के कमा रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स लेके आ रहे हैं। और जो बाहर से भेज रहे हैं वो तो भेज ही रहे हैं। जो बाहर हैं उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। हमारे लिए, हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक व्यूअर हैं, सेतु वाबडिया, गुजरात के रहने वाले हैं, और वो गूगल में जॉब थी उनकी, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, और वो अमेरिका में थे। बड़ी अच्छी जॉब, बड़ी अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पोस्ट और ये और वो सब कुछ, लेकिन मन नहीं लगा उनका, वापस इंडिया आ गए। इंडिया आके काम कर रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी कमा रहे हैं। आप सोचो, अमेरिका छोड़ के वो बंदा आ गया जी भारत। क्यों? क्योंकि उसे भारत से प्यार है। मिट्टी तो हमारी यही है ना भाई, अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तानियों में नहीं है। क्योंकि पता है कि पाकिस्तान जो है वो फेल्ड स्टेट है, वहां के वो जो था वो भी गंवा जाएंगे। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान। ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। और रही बात रेमिटेंस की और बाकी चीजों की, तो ये आए दिन, अभी आने वाले दिन में देखिए बढ़ेंगी। फॉरेक्स रिजर्व की अभी बात चली थी, अभी जिक्र हुआ था फॉरेक्स रिजर्व का। मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 साल में आपका फॉरेक्स रिजर्व अभी अपने पीक पर पहुंचा है। 2 साल में पता है कितने? 9 बिलियन डॉलर्स। 9 बिलियन डॉलर सिर्फ 2 साल में पीक पर है।
और हमारा अभी जो डेटा है वो पता है कितना है? 640 बिलियन डॉलर्स है फॉरेक्स रिजर्व, उससे ज्यादा ही है। आप इस फर्क को महसूस कीजिए कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी हैसियत में, हमारी औकात में और आपकी औकात और हैसियत में क्या फर्क है। हमने अपनी मेहनत से ये बनाई है, हमने भीख मांग के नहीं अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया है। आईएमएफ के आगे लेट कर हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ाया है कि कुछ बिलियन दे दो, कुछ बिलियन दे दो, कुछ बिलियन डॉलर दे दो। हमने मेहनत की। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत की, सरकारों ने वैसी पॉलिसीज बनाई, इस देश के लोगों ने खून पसीना ये किया, तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुश नहीं है इससे, हमें और चाहिए, और आगे बढ़ना है, हमें और गोल्स अचीव करने हैं, इसलिए हमें भूख है, इसलिए हम खुश जरा कम रहते हैं। लेकिन हाँ, अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी खुशी अलग है। तो फर्क है, और पाकिस्तानियों को ये चीज समझने में और उस चीज को अपनाने में जमाना लगेगा। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।